देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर ओवरनाइट 5% की गिरावट देखने को मिली है और एशियन मार्केट्स में भी करीबन 2% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। सोयाबीन का भी बात करेंगे, जहां पर हमने तेजी बनते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीबन 1 महीने के हाईज पर फिलहाल प्राइसेस हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मिरा एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटीज मोहम्मद इमरान हैं, सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया, आयसा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी एंड एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी मुनाफा वसूली है। इमरान, कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस और यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है? मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क अनवाइंडिंग और ज़्यादा हो सकती है और ब्रेंट प्राइसेस $80 के आसपास आ सकते हैं और WTI $76-77 के आसपास और नीचे गिर सकते हैं। बट ओवरऑल जैसा कि डिमांड, बिकॉज़ जैसे ही ब्रेंट 90 के ऊपर जा रहा है, वैसे-वैसे डिमांड डिस्ट्रक्शन होते हुए दिख रहा है। अभी भी चाइना के इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स जो हैं, वो 50 से 55% की रन रेट पे रन कर रहे हैं, व्हिच शोज़ के जैसे-जैसे प्राइस बढ़ता है, वैसे-वैसे उनका रन रेट डिक्लाइन होते लगता है। तो मुझे लगता है एक बार वापस से ब्रेंट प्राइसेस 80 के आसपास आता है, तो वापस से एक डिमांड रिकवरी देख सकते हैं। बट हाँ, फॉर नियर टर्म देख सकते हैं कि क्रूड में और 10% की गिरावट आ सकती है। ऑलराइट, 10% की और गिरावट यहाँ पर क्रूड में है। लेकिन अगर ओवरऑल यहाँ पर मार्केट देखी जाए इमरान, तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ रेजोल्यूशन में आ गया है। ऑफ कोर्स सीज फायर ज़रूर है, लेकिन जो ये फाइनेंशियल और पेनल्टीज की बात की जा रही है, उसे कैसे रीड इन करेंगे? देखिए, मतलब ईरान जितना भी सैंक्शंस लगा लेते हैं, बट फिर भी ईरान वाया लाइक देयर हैज बीन टैंकर ट्रांसफर्स के थ्रू होता है या वाया इराक के थ्रू अपना तेल बेच लेता है। और अगर आप लाइक नॉर्मली अगर मार्केट की फिजिकल मार्केट की बात करेंगे, तो अभी भी जैसे जितना भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है या रेड सी वाला एरिया ब्लॉक है, तो उसकी वजह से एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर टैंकर्स या पर बैरल $10 और एडिशनल लग गया है। तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि प्राइसेस मतलब शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकते हैं, बट ओवरऑल इन लॉन्ग टर्म या Q3 और Q4 में प्राइसेस शुड बी अराउंड बिटवीन ब्रेंट प्राइसेस 82 से 85 के डॉलर्स के बीच में चलने चाहिए। मेजर जो दिक्कत आ रहा है वो रशिया में आ रहा है, बिकॉज़ रशिया में ओवरनाइट भी आपने देखा होगा कि रिफाइनरीज को वापस से हिट हुआ है यूक्रेन के ड्रोन की वजह से। एंड ऑन ए लाइक लेटेस्ट जो रिपोर्ट है सैटेलाइट इमेजेस की, उसमें ये है कि 90% ऑफ देयर रिफाइनरीज आर बीइंग हिट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट्स में काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में विद इन 3 to 6 मंथ्स प्राइसेस आर लाइकली टू रिमेन बिटवीन 80 to 85। पॉइंट टेकन। धर्मेश, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। और मुझे याद है लास्ट 2-3 बार जब भी आपसे बात हुई है, इवन एज प्राइसेस गेन कर रहे थे, आपने कहा था कि भाव यहाँ से गिरेंगे। आप लगातार यहाँ पर बेरिश रहे हैं और वो एक अच्छी खासी गिरावट हमने ओवरनाइट मार्केट्स में आते हुए देखी भी है। जैसे इमरान कह रहे हैं 85-80 की पॉसिबिलिटीज है, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? सप्लाई वो एविडेंटली है। जो भी मार्केट में स्पाइक देख रहे हैं, स्पेकुलेटिव स्पाइक जो दिखती है, वो कंप्लीटली जुगलबंदी हो रही है ईरान यूएस के बीच में, और जो वॉर के सिनेरियोस ट्रिगर होते हैं। बट फंडामेंटली मार्केट अभी भी बेरिश ही है। मेरे हिसाब से $75 के लेवल्स आपको WTI में देखने मिल सकते हैं, जो यहाँ से अराउंड $5 और है, अराउंड 7 से 10% की गिरावट। डोमेस्टिक मार्केट में अगर देखिए 7,500 तक आ जाता है, फिर मार्केट 7,200 तक ट्रिगर होता है। तो फंडामेंटली ये इंडिया के लिए काफी फायदे का सौदा रहेगा, और अगर कच्चा तेल डिप्रिशिएट होता है तो रुपी भी अप्रिशिएट होगा उस कारणवश, और डबल इंपैक्ट हो सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी स्पेक्युलेटर्स को कि आप यहाँ पे मंदी करके चले। आगे के महीने अभी भी बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, तो फंडामेंटली मार्केट में कोई रीजन नहीं है कि आप यहाँ पे लॉन्ग करके रोल ओवर करें और नुकसान करें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 7,500 के टारगेट के लिए आप करंट लेवल पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं। जब तक मार्केट अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी अराउंड 85 के नीचे टिका हुआ है, फंडामेंटली मार्केट वीक ही रहेगा। धर्मेश, आपको लगता है कि आगे जाते हुए विंटर डिमांड निकल के आ सकती है? लोअर गैस इन्वेंटरीज हैं, क्या उनका कोई इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप वॉलेटिलिटी देखें, तो गैस इंपैक्ट अगर देखें तो गैस भी कच्चा तेल से लेके अगर आप गैस में भी देखें तो गैस भी कंप्लीटली एक बैरन डाउन 250 से 300 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। उसमें कोई स्पेकुलेटिव मूव नहीं हो रहा है। नो डाउट नवंबर से लेके जनवरी तक इसकी पीक सीजन होती है और गैस यहाँ से बढ़ सकता है। तो इसमें मेरी कॉल विपरीत रहेगी। नेचुरल गैस में अगर 250 के नीचे अगर आता है तो एक बार्गेन बाय दिखता है मुझे।
डेफिनेटली यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आगे के 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड बाय करे। ये फिर से 300 350 के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट यहाँ पे फंडामेंटली मार्केट में एज सच वॉर के सिनेरियो के कारण आपको नहीं दिखेगा, ये एक डिमांड सप्लाई के कारण दिख सकता है। इमरान, कितनी मुनाफा वसूली यहाँ पर आगे जारी रह सकती है? आप दोनों का ही मानना है कि यहाँ से और गिरावट प्राइसेस में देखने को मिलेगी? जिस तरह से हमने वॉल स्ट्रीट बैंक्स की ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आते हुए देखी हैं, 70s 60s तक की बात अगले साल के लिए की जा रही है। हम एक सरप्लस देख रहे हैं आगे जाकर। आपको लगता है इतनी ज्यादा गिरावट आएगी क्रूड में? 2027 में तो लगता है कि गिरावट आ सकती है, बट मुझे लगता है जैसे एज आई सेड के रशिया का सॉरी यूएस का जो शेल प्रोडक्शन है वो पीक आउट हो रहा है, तो जैसे ही 55 या लाइक लेट्स से जैसे ही 60 के बिलो जाएगा वो वहां पे उनका इकोनॉमिक्स वर्कआउट नहीं करेगा शेल प्रोडक्शन के लिए, तो वो एक मुझे लगता है कि एक बेस प्राइस हो जाएगा 55 से $57 के आसपास नेक्स्ट ईयर। बट एज ऑफ नाउ तो ठीक है, थोड़ा बहुत मंदी लग रहा है। ऑलराइट, तो और मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन कच्चे तेल में आगे जाते हुए आपको याद दिला दें कि ओवरनाइट 5% की गिरावट देखने को मिली और इस वक्त यहाँ पर 2% की मंदी है। कल का हाई $93 अ बैरल था और इस वक्त हम देख रहे हैं 87 के नीचे के स्तर कच्चे तेल में आते हुए, और गिरावट की एक्सपेक्टेशन हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से यहाँ पर बनती हुई। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर चीनी की कर लेते हैं। आयस्ता के प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये पॉइंट कि शुगर के प्राइसेस में हमने थोड़ा सा इसे कम ऑफ आते हुए देखा है, जो आपने लास्ट टाइम मेंशन भी किया था कि शायद पीक बन चुका है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो आनी थी, लोग जो होल्ड करना चाहते थे कर चुके हैं, अब कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है और वो प्राइसेस में आई भी है। यहाँ से डिमांड कैसी बनती हुई नजर आ रही है, और सामने जिस तरह से अब इंपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि 1 मिलियन टन नहीं, शायद इंडिया आधा मिलियन टन ही इंपोर्ट कर पाए 31 अक्टूबर तक, आप कैसे देखते हैं वो नंबर्स? देखिए मनीषा जी, पहले तो जो ये दाम कम हुए हैं वो गवर्नमेंट के 3-4 स्टेप्स पे है। एक जो है कि मिलों पे स्टॉक की जायजा लेना, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना। दूसरा जो है वो ट्रेडर्स के ऊपर रेड्स करना। तीसरा जो है बल्क कंज्यूमर को मैंडेटरी एक्सेस स्टॉक है अगर 15 दिन से ज्यादा का, वो 31 तक लिक्विड करने का। ये जो थर्ड पॉइंट है उसके ऊपर काफी डिफरेंस ओपिनियन आ रहे हैं। और चौथा जो है ये साइकोलॉजिकली इंपोर्ट जो डिक्लेयर करना, उसने साइकोलॉजी को किल कर दिया ये चारों स्टेट में। और अगस्त महीने में ये गलट हो गया है मार्केट के अंदर। तो ये ऑफकोर्स अच्छा है कि प्राइस जो अनफॉर्चुनेटली जो बढ़े थे वो काफी एक नीचे आ गए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शुगर मिल्स वाले 55 रुपये के ऊपर नहीं बेच रहे हैं, तो कोई प्राइस कंट्रोल तो नहीं हुआ है, पर अनइनफॉर्मल ऐसा एक वाइब्स आ रहे हैं कि इंडस्ट्री को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन गई है कि 5500 एक्स मिल के ऊपर आप बेचेंगे तो दिक्कत होगी करके। तो ये भी काम कर रहा है इसके ऊपर। जहां तक इंपोर्ट का जो 10 लाख टन का 5 लाख टन करना, वो गवर्नमेंट का नहीं है, पर ये कोई सोशल मीडिया की रूमर्स वगैरह है। गवर्नमेंट ने जो है 28 तारीख तक एप्लीकेशन करने को बोला है, और 28 तारीख तक कितनी एप्लीकेशंस आती है 10 लाख टन के सामने, और वो एक्सटेंशन भी दिया गया है कि अभी अक्टूबर 31 तक ही व्हाइट शुगर बनाने की जरूरत नहीं, आप दिसंबर तक कर सकते हैं। तो वो 10 लाख टन अब बैलेंस शीट में जुड़ गया, ऐसा हम पकड़ सकते हैं। और ये जो स्टेटमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे रिस्पेक्टेड श्री संजीव चोपड़ा जी ने दी थी कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 33 से 35 लाख टन जैसा है, तो और ये उसको ये 10 लाख टन जोड़ लेते हैं तो 43-45 लाख टन होता है। और उसके पर से अगर ये चीजें मेरे हिसाब से तो 47 लाख टन से भी लास्ट ईयर चला था क्लोजिंग स्टॉक पे, तो इससे चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये डिसीजन लेगा कि 28 तक कितनी एप्लीकेशन आई और ये 10 लाख टन सही में आएगी या नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट ने अक्टूबर का तो डी कंट्रोल जैसा कर दिया है कि आप कितनी भी चीनी बनाओ, उतनी चीनी डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हो, गवर्नमेंट की रिलीज की जरूरत नहीं है। जी। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि एक ग्लट जैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो सरकार की अब इंपोर्ट की शर्तें हैं कि 2 महीने में प्रोसेस और बेचना भी होगा, आपको लगता है उसकी वजह से भी यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी?
हाँ, देखिए सप्लाई की ओर से ये खाली अभी यही देखना है कि 29-30 तारीख को समझ में आवे कि एक्चुअली इंपोर्ट कितने लोग करना चाहते हैं। अगर आप 55 रुपया एक्स मिल शुगर मिल्स को बेचने को बोलते हैं तो इंपोर्टर लॉस करके तो बेचेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा एक ट्वीक है कि रियली इंपोर्ट कितना होगा, कितना रिफाइंड हो जाएगा, कितना मार्केट में होएगा। ये इसका जो जायजा अगर गवर्नमेंट बरोबर ले लेती है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। और आगे जाकर जैसे आपने कहा 55 के आसपास यहाँ पर एक्स मिल प्राइस फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ओवरऑल क्या रेंज बनती हुई नजर आती है अब प्राइसेस को लेकर? मेरा ये है कि 2 महीने जैसे हम कोई एसएससी का स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो, इस तरह की एग्जाम होती है, जो कि उसके मार्केट जो उसके जो परसेंटेज रहते हैं वो शादी के टाइम पे ही काम में आते हैं, जॉब में भी। तो ये तो ये 2 महीने जो है वो काफी प्रिकॉशन से हर एक जन को काम करना पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्री हो, ट्रेडर हो, बल्क कंज्यूमर हो, गवर्नमेंट हो, और यूनिटी से करेंगे तो सक्सेस होगी। पॉइंट टेकन मिस्टर विटलानी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए भी। वेल, तो ये चीनी की बात है जहां पर प्राइसेस इन कंट्रोल बनते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे कहा गया अगले 2 महीने क्रूशियल हैं। सरकार के पास जो बस में था काफ़ी कुछ मेजर्स के तौर पर ले आ चुकी हैं और अब ऑफकोर्स इंडस्ट्री को यहाँ पर देखना होगा। आपकी स्क्रीन पे अब सोना चांदी लेके आएंगे क्योंकि इस हफ्ते में और अगस्त के महीने में अच्छे खासे गेंस यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। सोना 15% ऊपर है और चांदी में 19% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। धर्मेश, कैसे देखेंगे प्रेशियस मेटल प्राइसेस को? ऑफकोर्स हल्की सी मुनाफा वसूली, साइडवेज ट्रेड आज यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन आगे जाकर बाजार यहाँ पर यूएस इन्फ्लेशन, जैक्सन होल सिंपोजियम, ये सारी चीज़ों से क्यूज लेगा। देखिए फंडामेंटली मार्केट काफी फर्म है और मुझे लगता है कि छोटी अवधि के लिए अगर आप नवंबर तक की बात करें, जब इलेक्शन की भी बात है, मिड टर्म इलेक्शन है, तो डेफिनेटली डॉलर में आपको थोड़ी सी मंदी देखने मिल सकती है और अराउंड डॉलर इंडेक्स अगर 98-97 की तरफ बढ़ता है तो गोल्ड में काफी फर्मनेस देखने मिल सकती है। अगर आप देखिए गोल्ड शॉर्ट टर्म में काफी अच्छी रैली दिखा चुका है, 4000 के स्तर से मार्केट में एक अच्छी छलांग लगे और ऑलमोस्ट 4700 के लेवल्स पे आके रुका हुआ है। छोटी अवधि के लिए और प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बाय करना स्टार्ट कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये एक फंडामेंटल बाय लग रहा है मुझे। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आप देखिए तो 1,65,000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे और पोजिशनली देखें तो मुझे लगता है कि फिर से ये 1,70,000 से 1,75,000 के लेवल्स आपको 2027 के पहले क्वार्टर में देखने मिल सकते हैं। रही बात चांदी की, तो चांदी अगर आप देखें तो 50% बुलियन, 50% बेस मेटल कैटेगरी में आती है। इसमें भी अगर आप देखें तो $50 के लेवल से मार्केट ने एक शार्प रैली दी, ऑलमोस्ट $70, $20 की आपको तेजी देखने मिल रही है। बट यही चांदी 2024-25 में ऑलमोस्ट $120 के लेवल से गिरती हुई $50 आई है, तो यहाँ पे अभी भी क्षमता है इसके ऊपर जाने की और छोटी अवधि के लिए मुझे लगता है कि $80 के लेवल्स आपको नवंबर तक दिखा सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो 4 लाख की कमोडिटी 2 लाख हो गई थी और फिर से धीरे धीरे ये बढ़ रही है। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट टारगेट इसका 2.5 लाख रुपए करेगा, बट पोजिशनली मुझे लगता है कि दिवाली और दिसंबर तक ये फिर से 3 लाख के स्तर दिखा सकता है। ये दोनों कमोडिटी में आप बाइंग करके चले, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। फाइनली जिंक आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि आज आउट परफॉर्मेंस हमने मेटल्स में जिंक से आते हुए देखी है। $3,800 पर टन के ऊपर कारोबार है। 4 साल से ज्यादा के हाईज यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। 1.25% की तेजी ऑन योर स्क्रीन फिलहाल भी। यहां पर क्या करने की राय है धर्मेश? देखिए मेरी जो बेस्ट कमोडिटी रहेगी वो कॉपर रहेगी। मैं अगेन कॉपर में काफी बुलिश हूँ। ये कमोडिटी की जो क्षमता है काफी हाई है और अगर जैसे इंटरेस्ट रेट की जो कट करने की बात चल रही है 2027-2028 के बाद में, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड काफी हाई होगी और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ती होती है और इंडस्ट्री पिकअप हो जाती है। तो मेरे हिसाब से कॉपर जो बेस मेटल का किंग है, डॉक्टर कॉपर कहते हैं, इसमें आप देखिए ऑलमोस्ट $100 की रैली आपको ये लास्ट 2 महीने में देखने मिली है। फंडामेंटली ये कमोडिटी 1600-1700 तक की जाने की क्षमता रखती है। तो मेरे हिसाब से आप आगे के महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉन्च होता है तो आप उसमें निवेश करें। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये 1450 तक के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा देगा। जब तक मार्केट 1350 के ऊपर टिका हुआ है, मैं रेकमेंड करूंगा हर डिप पे आप बाय करके चले। ये कमोडिटी में अगर मार्केट में बुल रैली आई तो ये फिर से जो प्रीवियस हाई है 1600-1650 के स्तर आपको दिखा सकते हैं। तो मेरी जो टॉप पिक रहेगी वो कॉपर रहेगी। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। मेटल में अच्छी खासी बढ़त है और कॉपर यहाँ पर टॉप पिक के तौर पर उभरती भी हुई। वली इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे संदीप बजोरिया, CEO सनविन ग्रुप। उनसे जानेंगे सोयाबीन में अब यहाँ पर उनको कैसे मूव्स नजर।
नमस्कार, स्वागत है आपका और हमारे साथ अब सानवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ और तेजी देखने को मिली है। सोयाबीन के प्राइसेस अब एक महीने के हाईज पर हैं। अगस्त के महीने की एक्चुअली बात की जाए तो पाम में भी 6% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। सनफ्लावर लगातार यहाँ पर तेजी में रहा ही है, तो अगस्त तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकला ही है। आपको लगता है यही तेजी हम सितंबर में बनता हुआ देखेंगे? हाँ जी, ये अच्छा जी, जो जिस तरह से आपने देखे हैं कीमतें का, लेकिन अभी लास्ट 1-2 दिनों में कीमतों में थोड़ा सॉफ्टनेस आया है। क्रूड भी नीचे आया, हमने देखा क्रूड पर में जो 84, 86 था वो अभी नीचे में 80 तक आया है। तो उस कारण से पाम ऑयल मार्केट में एक साथ से 4500 से 5000 की जो दौड़ हुई थी उसमें 150 रिंगिट का कमी आई है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जनरेट हुई है। और सोयाबीन का भी आप देखें तो मतलब ऊपर में सोयाबीन 73 सेंट चला गया था, 72% वो जाके अभी 66-67 सेंट आया है। तो थोड़ा रिएक्शन लास्ट 2 दिनों में आया है, वरना पिछले 8 दिनों में मार्केट बड़ा अच्छा बढ़ा था। और बट फिर भी आप देखने की कोशिश करें तो ओवरऑल करीबन $80 जो बढ़ा था, संदीप जी, आई गेट योर पॉइंट कि पिछले 2-3 दिन में हल्की सी गिरावट जरूर आई होगी, लेकिन ओवरऑल अगस्त का महीना यहाँ पर काफी पॉजिटिव गया है। क्या सितंबर वैसा ही जा सकता है? आपको लगता है ये जो तेजी है मंथ ऑन मंथ हमें देखने को मिली है अगले महीने में भी रहेगी, गिवन द फैक्ट कि इंडिया अच्छा इंपोर्ट करेगा, फेस्टिवल डिमांड भी है? ये अभी ये जो रिएक्शन आया है, रिएक्शन आके मार्केट अभी स्टेबल हो जाएगा। मतलब ये बात है, तो वो तो मतलब एक टेक्निकल रिएक्शन है, 1/3 जो है वो कट ऑफ हो गया है। अब ये लेवल पे धीरे धीरे मार्केट स्टेबल हो जाएगा और इस तरह से आगे चलता रहेगा। और फिर हमें क्रूड की राह भी समझनी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली मार्केट आगे का रुख दिखाएगा। बट डेफिनेटली सप्लाई पाम का टाइट है और सोयाबीन का सप्लाई एडिक्वेटली अवेलेबल है। और सनफ्लावर में रशिया यूक्रेन की लड़ाई चलने से थोड़ा सप्लाई टाइट है। फेस्टिवल सीजन में अगर हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, दिवाली तक की भी बात करें तो आपको क्या लगता है आने वाले 3 महीने में यहाँ पर खाने के तेलों का क्या रुख रह सकता है फेस्टिवल डिमांड के चलते? दिवाली तक देखिए दाम जो है अभी एक लिमिटेड रेंज में आ गए हैं। मतलब अभी जो दाम जो चल रहे हैं वो दाम से आपका टिपिकली 2 रुपए किलो नीचे और 5 रुपए किलो ऊपर, बस इसी रेंज में बना रहेगा, इसके बियॉन्ड नहीं रहेगा। सो फिर भी एक रीजनेबल बैंड में तेल का बजट रहेगा। और तेल की जहाँ तक क्वांटिटी का सवाल है, आपूर्ति का सवाल है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमें इम्पोर्ट की क्वांटिटी अच्छी आ रही है। हमने देखा हमारे पास में जुलाई में भी 15 लाख टन आया था, अगस्त सितंबर भी दोनों महीने 15 साढ़े 15 लाख आने वाला है। तो तेल की क्वांटिटी में कोई कमी नहीं रहेगी। संदीप जी, जो बाकी इंडियन ऑयल्स हैं जैसे कि कॉटन सीड ऑयल है या राइस ब्रांड है, यहाँ पर किस तरह की डिमांड और प्राइसेस रह सकते हैं? देखिए लोकल जो तेल है, कॉटन सीड का हो गया, ग्राउंडनट का हो गया, अब तो ये एक बार सोइंग तो हो गई है, लेकिन अब ये बारिश पे निर्भर करेगा अभी के जो राउंड आने हैं तो यील्ड कितनी आएगी, तो वो हमें देखना समझना पड़ेगा। पर हमारा अनुमान है कि वही पहले जो जून में एकदम खौफ था लोकल क्रॉप के बारे में, वो सब निकल गया। जुलाई फर्स्ट हाफ में सोइंग हो गई अच्छी। अब लेट बारिशों में 1-2 राउंड कम ज्यादा आएंगे तो फसल पे 5% का फर्क पड़ सकता है। इसके भी और अभी फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट टेकन। संदीप जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक प्राइसेस की बात है तेजी आ चुकी है। जो लोकल ऑयल्स हैं, सीड्स हैं, वहां पर बुआई फिलहाल अच्छी है। आगे जाकर कंप्लीटली मौसम पे डिपेंड करेगा, एल निनो पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की प्रोडक्शन या हार्वेस्ट हम यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं। एज ऑफ नाउ आने वाले 3 महीने में एक्सपेक्टेशन यही है कि अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होगी। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।